हेलो बच्चों, आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल टॉपर्स क्लासेस बाय एसएसएस में फिर से एक बार पुनः स्वागत है। अभी हम लोग झारखंड बोर्ड 2023 इंटरमीडिएट एग्जाम के लिए कोडरमा जिला के डीसी द्वारा जारी क्लास 12 न्यू मॉडल पेपर में फिजिक्स मॉडल पेपर सेट 2 में सभी एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और क्लास 12 फिजिक्स न्यू मॉडल पेपर सेट 2 में सभी ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू क्वेश्चन का सही आंसर को देखते हैं। अभी हम लोग इस वीडियो को हिंदी में देखेंगे, हिंदी में, क्योंकि कोडरमा जिला के डीसी द्वारा साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री का इंग्लिश में मॉडल सेट जारी हुआ है, लेकिन हम उनको हिंदी में कन्वर्ट करके आपको पढ़ाएंगे। तो चलिए देखते हैं हिंदी में। सवाल नंबर 1, जब एक साबुन का बुलबुला आवेशित होता है तो यह फैलता है। याद रखिएगा, जब एक साबुन का बुलबुला आवेशित होता है तो यह फैलता है। यानी इस क्वेश्चन को दूसरा तरह से भी पूछ सकता है कि जब एक साबुन का बुलबुला को आवेशित करते हैं तो इसकी त्रिज्या क्या होती है? बढ़ती है। इसकी त्रिज्या बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि जब साबुन का बुलबुला को आवेशित करते हैं, चार्ज करते हैं, तो यह फैल जाता है, बुलबुला बड़ा हो जाता है, त्रिज्या में वृद्धि हो जाती है। एक का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, बी, एक का बी। आगे देखिए सवाल नंबर 2, एक आवेशित चालक में आवेश रहता है बाहरी सतह पर यानी पृष्ठ पर। याद रखिएगा, एक आवेशित चालक में हमेशा आवेश पृष्ठ पर बाहरी सतह पर सरफेस में रहता है। 2 का सी। आगे देखिए सवाल नंबर 3, 20 माइक्रोफैराड और 500 वोल्ट तक आवेशित एक संधारित्र को 10 माइक्रोफैराड के एक अन्य संधारित्र के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है और इसे 200 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। समतुल्य विभवांतर होगा। देखिए ये प्रश्न 2 केस में, 2 स्थिति में पूछा गया है। पहला एक संधारित्र है जिसकी धारिता 20 माइक्रोफैराड है और 500 वोल्ट तक चार्ज किए हैं। दूसरा एक अन्य संधारित्र है जिसकी धारिता 10 माइक्रोफैराड है और उसको 200 वोल्ट तक चार्ज किए हैं। तो बोल रहा है दोनों का समतुल्य विभवांतर कितना होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। पहला स्थिति में Q1 निकाल लेंगे तो Q1 कितना होगा, यानी पहला स्थिति का आवेश Q1 हो जाएगा C1 इंटू V1। याद रखिए कि आवेश Q बराबर C इंटू V होता है। तो पहला संधारित्र के लिए Q1 बराबर C1 इंटू V1 हो जाएगा। तो C1 कितना है? 20 माइक्रोफैराड। माइक्रो को तोड़ देंगे तो हो जाएगा 20 गुना 10 के पावर -6 इंटू 500 वोल्ट। तो सॉल्व करने से आएगा 10 गुना 10 के पावर -3 कूलम। यानी पहला संधारित्र का आवेश Q1 निकल गया, C1 इंटू V1 कर दिए तो आ गया 10 गुना 10 के पावर -3 कूलम। आगे देखिए, आगे दूसरा संधारित्र के लिए Q2 निकालेंगे। दूसरा संधारित्र पर आवेश निकालेंगे Q2, C2 इंटू V2। तो C2 कितना है? 10 माइक्रोफैराड, यानी 10 गुना 10 के पावर -6 इंटू 200 वोल्ट। तो सॉल्यूशन करने से आएगा 2 गुना 10 के पावर -3 कूलम। अब कुल आवेश कितना हो गया? दोनों पर Q1 और Q2 को जोड़ देंगे तो कुल आवेश निकल जाएगा। कैपिटल Q हो जाएगा 10 और 2 12 गुना 10 के पावर -3 कूलम। ठीक है, पहला का 10 और दूसरा का 2, 10 और 2 12 गुना 10 के पावर -3 कूलम। अब बोलिए समतुल्य धारिता कितना होगा? समांतर क्रम में दोनों संयोजित है
तो सिंपल जोड़ कर देंगे। पहला का 20, दूसरा का 10, 20 और 10 30 माइक्रोफेराड, यानी माइक्रो को तोड़ देंगे तो हो जाएगा 30 गुना 10 के पावर माइनस 6 फैराड। ठीक है, अतः V बराबर Q बटे C, यानी अब समतुल्य विभवांतर निकालेंगे। V बराबर Q बटे C, यानी Q का मान 12 गुना 10 के पावर माइनस 3 कूलम और C का मान 30 गुना 10 के पावर माइनस 6 फैराड। ठीक है, Q और C को पुट कर दीजिए तो V बराबर Q बटे C करने से आपका आंसर आएगा 400 वोल्ट। ठीक है, यानी सवाल नंबर 3 का सही उत्तर होगा C, 400 वोल्ट। देखिए बढ़िया से सॉल्व कर दिए हैं। पहला स्थिति में Q1 निकालें, फिर दूसरा स्थिति में Q2 निकालें। ठीक, Q1 और Q2 को जोड़ दिए तो कुल आवेश Q निकल गया। फिर समतुल्य धारिता समांतर क्रम संयोजन में सिंपल जोड़ कर दिए, अतः समतुल्य विभवांतर V बराबर Q बटे C, Q और C का मान पुट कर दिए 400 वोल्ट। आंसर समतुल्य विभवांतर 400 वोल्ट, यानी 3 का C होगा। आगे देखिए सवाल नंबर 4, एक माइक्रोफेराड धारिता का एक संधारित्र 2 परावैद्युत स्थिरांक 4 और 6 के साथ भरा हुआ है, नई धारिता होगी। नया कैपेसिटेंस धारिता क्या होगा? देखिए नई धारिता बराबर सूत्र होता है पुरानी धारिता गुना दोनों परावैद्युत का जोड़ बटा 2। याद रखिएगा, जब कोई एक संधारित्र का धारिता दिया रहेगा और उसको 2 परावैद्युत स्थिरांक के साथ भर देंगे तो नया धारिता निकालने का फॉर्मूला होता है नया धारिता बराबर पुरानी धारिता गुना दोनों परावैद्युतांक का जोड़ बटा 2। यानी पुरानी धारिता कितना है? एक माइक्रोफैराड गुना दोनों परावैद्युतांक का जोड़ दोनों परावैद्युत स्थिरांक का जोड़ 4 + 6 बटा 2। 1 गुना 4 और 6 10 बटा 2 बराबर हो जाएगा 5 माइक्रोफैराड। बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, बहुत इजी है, आराम से निकाल लीजिएगा। पुरानी धारिता को लिखिए, दोनों परावैद्युत स्थिरांक का जोड़ कीजिए बटा 2 कीजिए तो 1 गुना 4 + 6 बटा 2, यानी 1 गुना 4 6 10 बटा 2 यानी 5 माइक्रोफैराड। 4 का सही उत्तर बी होगा, बी। आगे देखिए सवाल नंबर 5, कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर 1 एम्पियर धारा का निर्माण करते हैं? कितने इलेक्ट्रॉन से 1 एम्पियर धारा का निर्माण होता है? ऑप्शन ए सही होगा, 6.25 इंटू 10 के पावर माइनस 18 इलेक्ट्रॉन। याद रखिएगा 1 एम्पियर धारा का बात बोलेगा तो 6.25 गुना 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है। और यदि 1 माइक्रो एम्पियर धारा का बात करेगा तो ऑप्शन बी सही होगा, बी, 6.25 इंटू 10 के पावर 12 इलेक्ट्रॉन। यानी 1 एम्पियर बोलेगा तो ऑप्शन ए सही होगा, 1 माइक्रो एम्पियर बोलेगा तो ऑप्शन बी सही होगा, बी। 5 का सही उत्तर 1 एम्पियर के लिए ए होगा, ए, 6.25 इंटू 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। आगे देखिए सवाल नंबर 6, एक सेल के ईएमएफ विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के सटीक माप के लिए उपकरण है। एक विभव मापी। एक सेल के ईएमएफ विद्युत वाहक बल के सटीक माप के लिए विभव मापी का प्रयोग करते हैं। 6 का सी, विभव मापी। आगे देखिए सवाल नंबर 7, एक 220 वोल्ट और 1000 वाट का बल्ब 110 वोल्ट की मुख्य आपूर्ति से जुड़ा है, खपत की गई बिजली होगी। देखिए एक बल्ब है जो 220 वोल्ट का है और 1000 वाट का है, 110 वोल्ट की मुख्य आपूर्ति से यानी मेन सप्लाई से जुड़ा हुआ है, खपत की गई बिजली की मात्रा होगी। देखिए हम लोग बल्ब का वोल्टेज और पावर से उसका प्रतिरोध निकालेंगे। यानी सॉल्यूशन में केस 1 देखिए, V और P दिया हुआ है, वोल्टेज और पावर दिया हुआ है, रेजिस्टेंस R निकालेंगे, प्रतिरोध V² बटा P। तो V² यानी 220 गुना 220 बटा 1000 तो आ जाएगा 48.4 ओम, 48.4 ओम। यानी पहला स्थिति में V और P का हेल्प करके
आर प्रतिरोध का मान निकाल लिए वी स्क्वायर बटा पी करके 48.4 ओम आ गया। अब आगे पढ़िए, बल्ब को 110 वोल्ट की मेन सप्लाई से जोड़े हैं तो कितना बिजली का खपत होगा, कितना पावर का खपत होगा। केस 2, V का मान 110 वोल्ट और R निकाल लिए हैं 48.4 ओम। तो P निकाल लेंगे, पावर बिजली, बिजली यानी पावर V स्क्वायर बटा R। तो V स्क्वायर यानी 110 गुना 110 बटा 48.4। सॉल्व करेंगे आएगा 250 वाट, यानी 7 नंबर सवाल का सही उत्तर डी होगा, डी 250 वाट। हम बढ़िया से सॉल्यूशन कर दिए हैं न्यूमेरिकल को, आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा, बहुत बढ़िया से अच्छा से समझ में आ जाएगा। आगे देखिए सवाल नंबर 8 नंबर देखिए 8, टेस्ला मात्रक है। टेस्ला मात्रक किसका होता है? चुंबकीय क्षेत्र का, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी 8 का डी। आगे देखिए 9 नंबर, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है अनंत, ठीक है। आदर्श वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इन्फिनिटिव अनंत होता है। बोलेगा एक आदर्श ए मीटर आ मीटर तो होगा 0, आदर्श वोल्ट मीटर का अनंत इन्फिनिटिव और आदर्श ए मीटर आ मीटर का होता है 0। 9 का डी होगा अनंत। आगे देखिए 10 नंबर, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक है एम्पियर मीटर स्क्वायर। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर, 10 का डी। आगे देखिए 11, चुंबकीय ध्रुवों पर नमन कोण का मान होता है 90 डिग्री। चुंबकीय ध्रुवों पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है, लेकिन बोलेगा चुंबकीय विषुवत रेखा पर, लंबवत रेखा पर, भूमध्य रेखा पर तो होगा 0 डिग्री। 11 का यहाँ पर ध्रुवों पर बोला है सवाल में, इसीलिए 90 डिग्री, डी होगा डी। आगे देखिए सवाल नंबर 12, एक ए मीटर, इसके आंतरिक प्रतिरोध 0.81 ओम में 1 एम्पियर पड़ता है। परास को 10 एम्पियर तक बढ़ाने के लिए आवश्यक शंट का मान होगा। देखिए एक ए मीटर है जो अपना आंतरिक प्रतिरोध 0.81 ओम में 1 एम्पियर का रीडिंग देता है। परास को 10 एम्पियर, रेंज को 10 एम्पियर तक बढ़ाने के लिए आवश्यक शंट का मान कितना होगा। देखिए शंट का प्रतिरोध S बराबर क्या होता है, जो आंतरिक प्रतिरोध दिया है बटा जितना रेंज में चेंजिंग करना है, यानी 0.81 बटा 10 - 1 यानी 0.81 बटा 9 यानी 0.09। याद रखिएगा जो आंतरिक प्रतिरोध दिया रहेगा और जितना रेंज को इंक्रीजिंग करना है डिवाइड कर दीजिए, आपका शंट का मान निकल जाएगा। यानी शंट का प्रतिरोध S बराबर होता है 0.81 जो आंतरिक प्रतिरोध दिया गया है बटा रेंज कितना बढ़ाना है, यानी 10 - 1 तो हो जाएगा 0.81 बटा 9 यानी 0.09। 12 का सही उत्तर बी होगा, बी फॉर बॉय 0.09। आगे देखिए सवाल नंबर 13, अनुनाद पर श्रेणीबद्ध LCR परिपथ में कौन सा संबंध पालन नहीं करता है। अनुनाद की स्थिति में श्रेणीबद्ध यानी श्रेणी क्रम में जुड़े LCR परिपथ में कौन सा संबंध सही नहीं है, इनमें से कौन सा सूत्र सही नहीं है। देखिए अनुनाद के लिए क्या होता है, अनुनाद के लिए होता है कि XL बराबर XC होना चाहिए, प्रेरकीय प्रतिघात बराबर धारितीय प्रतिघात होना चाहिए। XL बराबर XC यानी XL मतलब ओमेगा L बराबर XC मतलब 1/ओमेगा C, यानी अनुनाद की स्थिति के लिए XL बराबर XC होता है, प्रेरकीय प्रतिघात बराबर धारितीय प्रतिघात होता है, दोनों इक्वल होता है, जिसको अनुनाद की स्थिति कहते हैं। XL मतलब ओमेगा L, XC मतलब 1/ओमेगा C तो हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/LC तो हो जाएगा ओमेगा बराबर 1/√LC। आप मिलाइए कि कौन गलत है, ए नंबर सही है, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/LC सही है। देखिए 3 नंबर लाइन में है, सही है। बी नंबर ओमेगा बराबर 1/√LC ये भी सही है, देखिए लास्ट नंबर में। आगे देखिए डी नंबर ओमेगा C बराबर 1/ओमेगा L
सही है। देखिए पहला स्टेप में, यानी ऑप्शन सी सही नहीं है। ओमेगा एल बराबर ओमेगा सी नहीं होता है, ओमेगा एल बराबर 1/ओमेगा सी होता है। 13 का सी नंबर ऑप्शन संबंध सही नहीं है, 13 का सी। बढ़िया से देख लीजिए। आगे देखिए सवाल नंबर 14, 100 मिली हेनरी की कुंडली में 1 एम्पियर का धारा होता है, इसके चुंबकीय क्षेत्र में संग्रहित ऊर्जा है। देखिए 100 मिली हेनरी की एक कुंडली में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होता है, इसके चुंबकीय क्षेत्र में संग्रहित ऊर्जा क्या होगा? देखिए U बराबर, यानी चुंबकीय क्षेत्र में संग्रहित ऊर्जा कुंडली में होगा U बराबर ½ Li²। ठीक है, L का मान दिया है 100 मिली हेनरी, चेंज कर दीजिए 100 गुना 10⁻³ हेनरी हो जाएगा। यानी संग्रहित ऊर्जा कुंडली में होता है U बराबर 1/2 Li²। तो हो जाएगा 1/2 गुना L मिली हेनरी है, चेंज कीजिए तो हो जाएगा 100 गुना 10⁻³ हेनरी गुना I², मतलब 1 का स्क्वायर, धारा 1 एम्पियर है तो 1 का स्क्वायर। सॉल्व कीजिए 1/2 गुना 100 गुना 10⁻³ गुना 1 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 1/2 गुना 10⁻⁻1, यानी 1/20, यानी 0.05 जूल। 14 का सी होगा, चुंबकीय क्षेत्र में संग्रहित ऊर्जा कुंडली में होगा 0.05 जूल। 14 का सी। देखिए हम न्यूमेरिकल को बार बार सॉल्व कर रहे हैं, आप लोग बढ़िया से देखिए, 100% समझ में आएगा। आगे देखिए सवाल नंबर 15 15 नंबर पढ़िए। 15, धारावाही कुंडली में ऊर्जा किसके रूप में संचित होती है? चुंबकीय क्षेत्र के रूप में। धारावाही कुंडली में ऊर्जा चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड के रूप में संचित रहती है। 15 का बी फॉर बॉय। आगे देखिए सवाल नंबर 16, इनमें से किस विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंगदैर्घ्य अधिकतम है? इनमें से किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंगदैर्घ्य, तरंग लंबाई वेवलेंथ ज्यादा किसका है? तरंगदैर्घ्य अधिकतम किसका है? माइक्रो तरंगे का। सबसे अधिक होता है रेडियो तरंगे का, लेकिन रेडियो तरंगे यहाँ पर नहीं है, तो उससे कम होता है माइक्रो तरंगे का। यानी यहाँ पर माइक्रो तरंगे का सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होगा। ठीक, और सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है गामा किरण का। सबसे कम तरंगदैर्घ्य गामा किरण का, सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य रेडियो तरंग का। यहाँ पर माइक्रो तरंग का होगा। 16 का डी फॉर डॉन। आगे देखिए सवाल नंबर 17, एक तरंग की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी 6 × 10⁻⁻15 हर्ट्ज है। तरंग होगा पराबैंगनी किरणें यहाँ पर नहीं है, इनमें से कोई नहीं होगा। एक तरंग की आवृत्ति 6 × 10⁻15 हर्ट्ज है, तो तरंग का नाम क्या होगा? पराबैंगनी किरण, जो यहाँ पर नहीं है। 17 का इनमें से कोई नहीं, पराबैंगनी किरण। आगे देखिए सवाल नंबर 18, यदि किसी माध्यम से पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण 30 डिग्री है तो माध्यम में प्रकाश का वेग होगा। क्या बोला? यदि किसी माध्यम से पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, तो माध्यम में प्रकाश का वेग कितना होगा? देखिए सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग अपवर्तनांक म्यू निकालेंगे। म्यू बराबर होता है 1/sin IC, यानी क्रांतिक कोण। तो हो जाएगा 1/sin 30 डिग्री। सवाल में क्रांतिक कोण का मान 30 डिग्री दिया, 30 डिग्री। तो फॉर्मूला होता है म्यू बराबर 1/sin IC, IC मतलब क्रांतिक कोण। तो हो जाएगा 1/sin 30 डिग्री, तो हो जाएगा 1/1/2। sin 30 का मान 1/2 होता है, तो 1/1/2 हो जाएगा 2। सॉल्व करेंगे 2 हो जाएगा। अगेन म्यू बराबर होता है C/V, तो V बराबर हो जाएगा C/म्यू। C प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸/2, तो हो जाएगा उत्तर 3/2 यानी 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखिए बहुत बढ़िया से न्यूमेरिकल को सॉल्व कर दिए हैं। आंसर होगा 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी 18 नंबर सवाल का सही उत्तर बी फॉर बॉय होगा। आगे देखिए सवाल नंबर 19 को पढ़िए।
20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस वस्तु के आधे आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। वास्तविक वस्तु की दूरी है, देखिए 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस वस्तु के आधे आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। वास्तविक वस्तु की दूरी है यानी फोकस दूरी f दिया है 20 सेंटीमीटर और आवर्धन दिया है, वास्तविक प्रतिबिंब आधा है यानी आवर्धन m का मान हाफ दिया है, हाफ आधा 1/2। तो सूत्र होता है u बटा f बराबर 1 माइनस m बटा m। u मतलब वस्तु का दूरी जो निकालना है, f यानी स्मॉल f फोकस दूरी है और स्मॉल m आवर्धन है। ठीक है, चलिए वैल्यू को पुट कीजिए। u बटा 20 बराबर 1 माइनस 1/2 बटा 1/2 सॉल्व करेंगे। u बटा 20 बराबर 1/2 बटा 1/2 तो u बटा 20 बराबर 1 यानी u बराबर 20 सेंटीमीटर। 19 का सही उत्तर होगा बी फॉर बॉय 20 सेंटीमीटर। सवाल में फोकस दूरी दिया है और वास्तविक प्रतिबिंब आधा बनाया, आधा यानी आवर्धन दिया है स्मॉल m 1/2। सूत्र में वैल्यू को पुट कीजिए, आपका वस्तु दूरी आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, वास्तविक वस्तु की दूरी 20 सेंटीमीटर। 19 का सही उत्तर बी फॉर बॉय 20 सेंटीमीटर। आगे देखिए सवाल नंबर 20 संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब होता है वास्तविक और बड़ा। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब होता है फर्स्ट प्रतिबिंब वास्तविक और बड़ा होता है। 20 का डी फॉर डॉन। आगे देखिए सवाल नंबर 21 निम्नलिखित में से कौन वस्तु की सभी स्थितियों के लिए एक आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाएगा। देखिए आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्रत्येक स्थितियों में उत्तल दर्पण और अवतल लेंस बनाता है। याद रखिएगा कि प्रत्येक स्थिति में वस्तु का एक आभासी और सीधा प्रतिबिंब उत्तल दर्पण और अवतल लेंस बनाता है। तो उत्तल दर्पण तो है नहीं, अवतल लेंस हो जाएगा सही उत्तर। याद रखिएगा समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल लेंस हमेशा सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है वस्तु का। 21 का सही उत्तर सी होगा। अवतल लेंस उत्तल दर्पण भी होगा और समतल दर्पण भी होगा, लेकिन यहाँ ऑप्शन में नहीं है। 21 का सी। आगे देखिए 22 मोटाई 4 mm यानी 4 मिलीमीटर और अपवर्तनांक 3 के ग्लास स्लेब को ढकने के लिए प्रकाश द्वारा लिया गया समय है। देखिए मोटाई यानी डिस्टेंस दिया है 4 mm 4 मिलीमीटर, चेंज कीजिए 4 गुना 10 के पावर माइनस 3 मीटर हो जाएगा और अपवर्तनांक 3 यानी म्यू का मान 3 दिया है। ग्लास स्लेब को ढकने के लिए प्रकाश द्वारा लिया गया समय होगा। तो पहले हम लोग ग्लास स्लेब में प्रकाश का वेलोसिटी निकाल लेंगे। तो c बटा म्यू होता है वेलोसिटी बराबर v बराबर c बटा म्यू यानी प्रकाश की चाल 3 गुना 10 के पावर 8 बटा 3, 3 कैंसिल हो जाएगा 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ध्यान दीजिए मोटाई 4 mm तो डिस्टेंस दिया है, मीटर में चेंज कीजिए 4 गुना 10 के पावर माइनस 3 मीटर हो जाएगा। अपवर्तनांक 3 यानी म्यू का मान 3 दिया है। हम लोग ग्लास स्लेब यानी कांच में v का मान निकाल लेंगे। वेलोसिटी v बराबर c बटा म्यू, c प्रकाश की चाल पुट करेंगे बटा 3 तो 3 कैंसिल हो जाएगा 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। आगे टाइम निकालेंगे तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे वेलोसिटी यानी चाल। ठीक है, याद रखिएगा टाइम बराबर डिस्टेंस बटा वेलोसिटी, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। तो दूरी डिस्टेंस कितना है 4 गुना 10 के पावर माइनस 3 बटा वेलोसिटी कितना आया 10 के पावर 8 तो 4 गुना 10 के पावर माइनस 3 बटा 10 के पावर 8 कितना हो जाएगा 4 गुना 10 के पावर माइनस 11 सेकेंड। 22 का सही उत्तर ए होगा, ए 22 का ए। न्यूमेरिकल सॉल्व कर दिए हैं, बढ़िया से देख लीजिए 22 का ए होगा 4 गुना 10 के पावर माइनस 11 सेकेंड। आगे देखिए सवाल नंबर 23 प्रकाश रैखिक रूप से फैलता है, कारण है इसका तरंग प्रकृति। प्रकाश रेखीय रूप से फैलता है, इसका कारण है प्रकाश का तरंग प्रकृति। 23 का डी।
आगे देखिए 24, व्यतिकरण का पुनर्वितरण है ऊर्जा यानी तीव्रता। व्यतिकरण का पुनर्वितरण होता है क्यों? प्रकाश का ऊर्जा तीव्रता के चलते। 24 का ए, ऊर्जा तीव्रता के चलते व्यतिकरण का पूर्ण वितरण होता है। आगे देखिए 25 नंबर, प्लांक स्थिरांक का आयाम है। प्लांक स्थिरांक, प्लांक कांस्टेंट किसके बराबर होता है? कोणीय संवेग के। कोणीय संवेग और प्लांक स्थिरांक, प्लांक कांस्टेंट का मात्रक बीमा सेम होता है, जूल सेकेंड। याद रखिएगा, प्लांक स्थिरांक का आयाम कोणीय संवेग के बराबर होता है, यानी प्लांक कांस्टेंट और कोणीय संवेग का मात्रक बीमा दोनों सेम होता है, जूल सेकेंड। 25 का डी फॉर डॉन। आगे देखिए 26, प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना को किसके द्वारा समझाया गया है? आइंस्टीन के द्वारा। प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना को आइंस्टीन के द्वारा समझाया गया है। 26 का बी फॉर बॉय, आइंस्टीन। आगे देखिए 27, 27, निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी, रेडियो सक्रिय पदार्थ द्वारा प्रतिबद्ध नहीं है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। याद रखिएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रेडियो सक्रिय पदार्थ द्वारा संबंधित नहीं है। 27 का होगा डी फॉर डॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आगे देखिए सवाल नंबर 28, 28, प्रति विखंडन में औसतन कितने न्यूट्रॉन प्राप्त किए जा सकते हैं? 2.5, 2.5, 2.5। 28 का डी फॉर डॉन। आगे देखिए 29, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन की स्थिर प्रकृति है 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन कब स्टेबल हो जाता है? 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी प्राप्त करके। 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी में बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन सबसे अधिक स्टेबल हो जाता है। 29 का सी, 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सी। आगे देखिए 30 नंबर सवाल, 30, अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल की कोटि होती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल की कोटि लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। 30 का बी फॉर बॉय, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आगे देखिए 31, एन टाइप के अर्धचालक में मुख्य आवेश वाहक होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स और पी टाइप में हॉल्स। याद रखिएगा, पी टाइप में बीबर यानी हॉल्स, धनात्मक कोटर, हॉल्स, और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज। एन टाइप में नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन और पी टाइप में पॉजिटिव चार्ज हॉल्स। 31 का बी फॉर बॉय, इलेक्ट्रॉन्स। आगे देखिए 32 नंबर सवाल, 32, एक डायोड को किसके रूप में इस्तेमाल किया जाता है? रेक्टिफायर के रूप में। याद रखिएगा, पीएन संधि डायोड जो होता है रेक्टिफायर के रूप में प्रयोग करते हैं, जो एसी को डीसी में चेंज करता है। पीएन संधि डायोड का एक यूज होता है रेक्टिफायर के रूप में, जो एसी को डीसी में चेंज करता है। 32 का ए फॉर एप्पल। आगे देखिए 33, और गेट प्राप्त करने के लिए कितने नैंड गेट की आवश्यकता है? 3। और गेट प्राप्त करने के लिए कितने नैंड गेट की आवश्यकता होती है? 3। 33 का सी फॉर कैट, 3 होगा, 3। और गेट प्राप्त करने के लिए नैंड गेट 3 ठो लगेगा, 3 ठो। 33 का सी, 3। आगे देखिए 34, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में डायोडर रेक्टिफिकेशन की न्यूनतम संख्या है डी फॉर डॉन, 4। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में डायोडर रेक्टिफिकेशन की न्यूनतम संख्या क्या है? डी, यानी 4 गो, 4 होती है। 34 का डी, 4। आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन 35, अंतिम प्रश्न 35, परमाणु रिएक्टर को सर्वप्रथम परिभाषित किया गया था फर्मी द्वारा। परमाणु रिएक्टर को सर्वप्रथम फर्मी द्वारा परिभाषित किया गया था। 35 का ए फॉर एप्पल, फर्मी द्वारा सर्वप्रथम परमाणु रिएक्टर को डिफाइन किया गया था। 35 का ए। तो चलिए अभी हम लोग क्लास 12 न्यू मॉडल पेपर में फिजिक्स मॉडल पेपर सेट 1 में सभी ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू का सही उत्तर को देखें न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन के साथ। यानी हमने सभी क्वेश्चन को आपको बढ़िया से समझाया है। इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक, बच्चों तक शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।